हेलो क्लास, वेलकम टू एसिंग केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक को बात करने वाले हैं, जो कि आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का एक पार्ट है। और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में दो टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी को कैरी करते हैं, जिसमें से पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा होता है आपका क्वांटम नंबर। और इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर को रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात किया था क्लासेस में कि क्लास में जो भी चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हैं उस चैप्टर को हम लोग सबसे पहले आकर के यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करते हैं, है ना। तो हम लोग अपने DID में आते हैं। DID मतलब क्या है? डेली IIT डोज। रोज के रोज यहाँ पे आपके चैप्टर्स के रिवीजन होने हैं। तो चलिए, हम लोग का पहला चैप्टर है, जिसको पहला टॉपिक है जिसको हम लोग रिवीजन करते हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आज के वीडियो में हम लोग दो टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। तो पूरे के पूरे दो टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं। पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा टॉपिक है आपका क्वांटम नंबर। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के ये दो टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा हाई प्रायोरिटी के टॉपिक्स होते हैं। आपने क्या करना है? पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखना है और फिर क्वांटम नंबर को सीखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए, जैसे कि आप लोगों ने क्लास 10th में सीखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कहाँ करते हैं। सपोज जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम हमको करना है, तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग क्लास 10th में हम लोग क्या करते हैं? ऑर्बिट वाइज कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं। आप ध्यान में रखिए, कहाँ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं क्लास 10th में? ऑर्बिट वाइज कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं, ठीक है। हम लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट्स में डाल देते हैं। तो अगर हम लोग सोडियम के कॉन्फ़िगरेशन को लिखने को जाएं तो हम लोग क्या लिखेंगे सोडियम के लिए कि 281। अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम लोग बोलते हैं कि K सेल, L सेल और M सेल में, मतलब फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और थर्ड सेल में 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन्स को हम डाल देंगे। तो हम बोलते हैं कि ये जो है आपका सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन आपका कहाँ हुआ बोलो? ऑर्बिट वाइज हुआ, राइट। ऑर्बिट वाइज हुआ। बट देयर इज नथिंग इज कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट जैसा कुछ नहीं होता है। ऑर्बिट इज जस्ट अ इमेजिनरी लाइन एंड नथिंग मोर। क्या? हाँ बिल्कुल, ऑर्बिट जैसा कुछ नहीं होता है ना। तो कुछ एक बातों को अभी आप सीखो, जैसे ऑर्बिट is made up of a lot of suborbits. Orbit is made up of suborbits. Suborbits क्या होते हैं? तो suborbit होता है आपका चार तरह का suborbit होता है, लाइक S, P, D और F। जी हाँ, SPD है ना, SPD पावर रेंजर्स, वहां से आप याद रखो। SPDF स्पेस पेट्रोल डेल्टा फोर्स, राइट। तो आपको बस याद रखना है इस चीज़ को, इसलिए मैंने आपको बता दिया SPD। यहाँ पे ऑर्बिटल सब ऑर्बिट्स होते हैं SPDF। तो SPDF 4 सब ऑर्बिट्स होते हैं जो कि ऑर्बिट्स का फॉर्मेशन करते हैं, और सब ऑर्बिट्स जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स से बने होते हैं, राइट। ऑर्बिटल्स से बने होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि क्लास 10th में हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? ऑर्बिट में होते हैं। लेकिन नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में नहीं, इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं? सबऑर्बिट के ऑर्बिटल्स में होते हैं। सबऑर्बिट जैसे SPDF होता है, और ऑर्बिटल्स को हम लोग स्क्वायर बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक यहां पे याद करने का आपको एक मैं ट्रिक देता हूं। हर एक सबऑर्बिट का अपना अपना एक ऑर्बिटल होता है। जैसे कि S के लिए हम बात करते हैं तो एक ऑर्बिटल होता है, P के लिए 3 ऑर्बिटल होता है, D के लिए 5 ऑर्बिटल होता है, और F के लिए आपका 7 ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो ये देखो कितने कितने हैं भाई? 1, 3, 5 एंड 7 ऑड नंबर में आ रहा है। हर एक सबऑर्बिट के लिए ऑर्बिटल जो है वो क्या आ रहा है? ऑड नंबर में आ रहा है। और पावर रेंजर्स मैंने बात किया था SPD मतलब पावर रेंजर्स। और पावर रेंजर्स की नंबर कितनी होती है? 5, और वो भी कितने होते हैं? ऑड नंबर में। तो जैसे कि पावर रेंजर्स ऑड नंबर में होते हैं, वैसे ही आपके यहाँ पे सबऑर्बिट्स क्या होने हैं? ऑड नंबर में होने हैं, जैसे SPDF 1, 3, 5 और 7। तो आपको याद रखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस आप ट्रिक को याद रखो, ठीक है। और आपको दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जैसे हम लोगों ने अभी बात किया कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अगर अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे? ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन नहीं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? ऑर्बिट के सबऑर्बिट्स जो होते हैं, सबऑर्बिट के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हर एक ऑर्बिटल को हम लोग एक एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक बॉक्स में मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन को हम रख सकते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को हम क्लॉकवाइज रखते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं, राइट। एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या रखते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम क्या रखते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को।
अभी हम लोगों ने बात किया कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ऑर्बिट वाइज लिखी जाए तो हम लोग क्या लिख देंगे 281। लेकिन हम लोगों ने उसके बाद फिर ये बात किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट में नहीं होते हैं, ऑर्बिट में नहीं होते हैं, तो ऑर्बिट में नहीं होते हैं इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स सबऑर्बिट के ऑर्बिटल्स में होते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, सबऑर्बिट के ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो भी आपने क्या करना है, क्या करना है आपने, सबऑर्बिट के ऑर्बिटल्स की तरफ आपको चले जाना है, सबऑर्बिट के ऑर्बिटल्स की तरफ आपको चले जाना है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हमको कहां फिल्ड करना है, सबऑर्बिट के ऑर्बिटल्स में। तो चलिए पहले हम लोग कुछ नए चीजों को सीखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। जैसे अभी अभी हम लोगों ने यहां पे एक टॉपिक पे डिस्कस किया कि ऑर्बिट जो है ये कुछ एक सबऑर्बिट से बना है, और सबऑर्बिट्स जो होते हैं ये कुछ एक ऑर्बिटल्स से बने होते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास ऑर्बिट का नंबर 1 है, अगर मेरे पास ऑर्बिट का नंबर क्या है 1, तो हम लोग बोलते हैं सबऑर्बिट भी मेरा कितना होगा 1 होगा। और जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने बात किया था, सबऑर्बिट्स क्या होते हैं sp_df। तो अगर ऑर्बिट 1 तो सबऑर्बिट भी 1, और सबऑर्बिट 1 तो पहला सबऑर्बिट हम लोग ले लेते हैं इस सबऑर्बिट। तो ऑर्बिट 1 तो सबऑर्बिट 1, और सबऑर्बिट अगर पहला है तो हमेशा कौन सा सबऑर्बिट होगा, एस सबऑर्बिट होगा। और एस सबऑर्बिट के लिए हम लोगों ने अभी अभी बात की ऑर्बिटल कौन सा होगा, एक बॉक्स का ऑर्बिटल होगा, ठीक है। उसका जो ऑर्बिटल रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं वो 1 स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर ऑर्बिट क्या है 2 है, ऑर्बिट क्या है 2 है, तो सबऑर्बिट्स कितने हो जाने हैं 2। कौन कौन से सबऑर्बिट्स हो जाने हैं, तो एस और पी 2 सबऑर्बिट्स हो जाने हैं। कौन कौन से सबऑर्बिट, एस सबऑर्बिट और पी सबऑर्बिट, है ना, 2 सबऑर्बिट्स हो जाने हैं। अब एस सबऑर्बिट के लिए जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, एक स्क्वायर बॉक्स होता है, और पी सबऑर्बिट के लिए जो ऑर्बिटल्स होता है वो क्या होता है, 3 स्क्वायर बॉक्स होता है, राइट। सिमिलरली अगर हम ऑर्बिट का नंबर क्या कर दें 3 कर दें, तो सबऑर्बिट्स कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। कौन कौन से सबऑर्बिट्स हो जाएंगे, तो यस एस पी और क्या होगा, डी होगा, बिल्कुल एस पी और डी। तो एस के लिए हम क्या बोलते हैं, एस के लिए हम बोलते हैं कि एक स्क्वायर बॉक्स, पी के लिए जो ऑर्बिटल होता है वो 3 बॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, और डी के लिए जो ऑर्बिटल होता है वो कितने बॉक्स से रिप्रेजेंट होता है, 5 बॉक्स से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। 5 एक्सिस पे 5 बॉक्स लगते हैं, तो एस पी डी, ओके। अगर हम ऑर्बिट के नंबर को 4 कर दें, बस आप इन चीजों को देखते चलो, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो और इन चीजों को देखते चलो। आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन फ्यू सेकेंड्स मतलब विद इन 10 सेकेंड्स, राइट। तो उसके लिए पेशेंस रखो। सब ऑर्बिट क्या है 4, अगर ऑर्बिट होगा 4 तो सब ऑर्बिट कितना होगा 4। कौन कौन सा सब ऑर्बिट होगा, एस पी डी और एफ, 4 सब ऑर्बिट्स होंगे। तो एस के लिए हम क्या बोलते हैं, एक स्क्वायर बॉक्स, पी के लिए कितना स्क्वायर बॉक्स, 3 स्क्वायर बॉक्स, डी के लिए कितना स्क्वायर बॉक्स, 5 स्क्वायर बॉक्स, 5 ऑर्बिटल, है ना। और एफ के लिए कितना 7, बिल्कुल सही, वाह तुमको तो समझ में आने लगा। तो 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, गुड। अगर हम ऑर्बिट के नंबर को 5 करते हैं, अब यहां पे थोड़ा ध्यान देने की बात है, ऑर्बिट के नंबर को हम क्या कर देते हैं 5। तो ऑर्बिट की नंबर अगर 5 होगी तो सब ऑर्बिट्स कितने हो जाएंगे, तो सब ऑर्बिट्स तो मैक्सिमम हम लोगों ने बात किया कि 4 ही होते हैं, एस पी डी और एफ। तो ऑर्बिट का नंबर अगर 5 भी होता है तो भी सब ऑर्बिट कितना होगा, 4 ही होगा, क्योंकि 4 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो 4 हो गया। अब 4 हो गया तो कौन कौन सा, तो एस पी डी और एफ। अगर ऑर्बिट का नंबर कितना है 5 तो सब ऑर्बिट कितना रहेगा, 4 ही रहेगा, क्योंकि 4 से ज्यादा सब ऑर्बिट हो ही नहीं सकता है भाई, एस पी डी एफ, बस इतना ही है अभी तक के लिए। अब इन फ्यूचर अभी कभी जी और एच आई जे के आएगा तो आएगा, लेकिन अभी तो नहीं है। अब अभी जो है उसको उतना ही पढ़ेंगे हम। तो इसकी ऑर्बिटल की पिक्चर हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी ऑर्बिटल कैसी होगी, तो इसकी ऑर्बिटल हो जाएगी, हम लोग बोल सकते हैं सेम एज फोर्थ के जैसा। फोर्थ में जैसा हमको क्या दिखा, एक एस दिखा, एक पी दिखा, डी दिखा और एफ दिखा। तो वैसे ही हमको क्या दिखेगा, यहाँ पे भी क्या दिखता है, एस पी डी और एफ। तो हम लिख देते हैं सेम एज फोर्थ। बार बार पिक्चर ड्रॉ करने से, बार बार ये ऑर्बिटल ड्रॉ करने से बेहतर है सेम एज फोर्थ हम लिख देते हैं, और आप वहां से समझ लो इस चीज को, ठीक है। अगर हम रखते हैं ऑर्बिट के नंबर को 6, ऑर्बिट के नंबर को 6, तो क्या होगा सब ऑर्बिट। अब यहां पे ध्यान देने की बात है, यहां पे एक ऑर्डर फॉलो होता है 1 2 3 4 4 3 2 1। क्या, फिर से बोलो मेरे साथ बोलो, 1 2 3 4 4 3 2 1। पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, और देखो फिर आया 5 में क्या 4 आया, तो 4 अब एक एक करके कम होने लगेगा। तो 4 3 मतलब एस पी और डी। तो एस पी डी कहां गया, एस पी और डी, तो किसके जैसा, थर्ड के जैसा। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि सेम एज थर्ड। मतलब कि अगर ऑर्बिट का नंबर 6 है तो उसके लिए जो सब ऑर्बिट्स होने हैं वो सब ऑर्बिट्स कितने होंगे, 3 ही सब ऑर्बिट्स होंगे, है ना। अब ध्यान रखना 1 2 3 4 4 3 2 1 सब ऑर्बिट्स पहले एक एक करके इंक्रीज करता है,
और फिर सब ऑर्बिट्स खुद को रिपीट करता है 1 2 3 4 और फिर 4 3 2 1। 2-3 बार बोलो इस बात को 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1। ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं ऑर्बिट का नंबर अगर 7 होगा तो अगर ऑर्बिट का नंबर 7 होगा तो ऑर्बिटल सब ऑर्बिट कितना हो जाएगा 2। बिल्कुल, कौन कौन सा, एस और पी किसके जैसा, तो हम लोग बोल सकते हैं सेम एज सेकेंड, राइट। और अगर ये 8 होगा तो कितना हो जाएगा 1 1 मतलब एस मतलब सेम एज फर्स्ट, बिल्कुल पहले ऑर्बिट के जैसा। देखो पहले ऑर्बिट में क्या है, पहले ऑर्बिट में सिर्फ एस सब ऑर्बिट था, 8th ऑर्बिट में भी क्या है, सिर्फ एस सब ऑर्बिट है। तो ये आप पहले इस पिक्चर को आप समझ लो कि ऑर्बिट्स जो होते हैं ये बने होते हैं कुछ एक सब ऑर्बिट से। सब ऑर्बिट्स 4 तरह के हो सकते हैं, एस पी डी और एफ हो सकते हैं। और सब ऑर्बिट्स जो होते हैं वो भी कुछ ऑर्बिटल्स से बने होते हैं, और ऑर्बिटल्स को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया है ना, तुमको तो पता ही हमेशा मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो एक क्वेश्चन चला गया, पता है क्वेश्चन क्या चला, क्वेश्चन ये चला कि क्लास 10th में हमको बताया गया था कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। भैया फर्स्ट ऑर्बिट में सर बोले थे 2 इलेक्ट्रॉन होता है और सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और तब तो हम बच्चे थे, हमको समझ में नहीं आता था, सर जो बोलते थे हम मान लेते थे। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, और इवन अब तो बड़े होकर के साइंस ले लिए हैं, तो अब थोड़ा ज़्यादा सोचने की क्षमता बढ़ गई है। तो अब एक क्वेश्चन बनता है कि क्यों पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसा क्यों? हम सर के बोलने की बात को क्यों माने? नहीं मानेंगे, हमको बताओ, हमको ये बताओ कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों? तो चलो फिर बताते हैं। अब हम तुम्हारे 10th वाले सर थोड़ी हैं, है ना, हम तो कुछ और हैं। छोड़ो हम क्या हैं, बस ध्यान दो, पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों है ना। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि पहले ऑर्बिट के पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। देखो पहले ऑर्बिट के पास कौन सा सब ऑर्बिट है, एस सब ऑर्बिट, और एस सब ऑर्बिट में कितने बॉक्स होते हैं, सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। और अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे कि एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स को रखा जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखा जा सकता है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये बताओ कि जब पहले ऑर्बिट में मेरे पास सिर्फ एस सब ऑर्बिट है, मतलब कि एक ही स्क्वायर बॉक्स है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं, तो हम कितना इलेक्ट्रॉन को इसमें डाल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट के पास कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की? तो भाई साहब फर्स्ट ऑर्बिट को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी दिख रही है, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। लेकिन अगर हम दूसरे ऑर्बिट की तरफ आ जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, यहां पे 2 सब ऑर्बिट्स हैं, एस सब ऑर्बिट भी है और पी सब ऑर्बिट भी है। और एस सब ऑर्बिट को कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का टेंडेंसी है, 2, और पी सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हैं भाई, 3 ऑर्बिटल्स हैं। और हर बॉक्स में हम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन करके डाल सकते हैं। तो टोटल हम कितने इलेक्ट्रॉन्स पी में डाल सकते हैं, तो पी में हम टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, और एस में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। तो पूरे सेकेंड ऑर्बिट में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, है ना। यहां पे हम 2 डाल सकते हैं, यहां पे हम 6 डाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखो तो इस क्वेश्चन का आंसर मिला क्या, कि why there is only 2 electrons in the first orbit and there are 8 electrons in the second orbit. And similarly we can say how many electrons are in third orbit. और देखो ये जो बात आपको हम बोल रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस हैं, ये IITs के क्वेश्चंस हैं बॉस। IITs में पूछा है कि if the value of n is 4 then how many electrons will comes in this orbit. तो if the value of n is 3, n मतलब क्या होता है, ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो if the value of n is 3 then how many electrons are accommodated in this orbit. तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है आपका कहां पे, s में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन कहां एकोमोडेट हो सकता है आपका p में, और d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो d में 5 बॉक्स है तो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके आ गए, तो 10 यहाँ, 6 यहाँ, 16 और 2 यहाँ 18। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाते हैं, 18। तो थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 18 इलेक्ट्रॉन आया। बिल्कुल एकदम सही जा रहे हो बॉस। और फोर्थ ऑर्बिट की अगर हम लोग बात करते हैं कि फोर्थ ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, तो फोर्थ ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, अब तुम कैलकुलेट करके हमको बताओ। चलो टिक टिक शुरू करते हैं, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, तुम्हारा टाइम अप। देयर आर 32 इलेक्ट्रॉन्स।
है ना। कैसे 32 इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो 2 यहाँ, 6 यहाँ, 10 यहाँ, 18 हो गया और 14 यहाँ, 32 हो गया, है ना। तो देयर 32 इलेक्ट्रॉन्स, टाइम इज टिकलिंग बॉस, है ना। तुम्हारे पास सब कुछ है, बस टाइम नहीं है, राइट। तुम्हारे पास मरने के लिए भी टाइम नहीं है जब तक तुम रैंक नहीं करते हो। रैंक करके मर जाओ, कोई दुख नहीं है, मर जाओ बॉस, लेकिन रैंक करके मर जाओ। एटलीस्ट अचीव दैट यूनिक नंबर जिसके लिए तुमने साइंस लिया है, ओके। उसके बाद कुछ भी। तो चलो हम लोग अगर बात करते हैं कि फिफ्थ ऑर्बिट में एक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, तो फिफ्थ ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 हो सकते हैं, राइट, सेम एज फोर्थ। सिक्स्थ में कितना हो सकता है, 18 हो सकता है, सेम एज थर्ड। सेवेंथ में कितना हो सकता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सेम एज सेकेंड। और 8 में कितना हो सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सेम एज फर्स्ट। तो देखो 2 8 18 32 32 18 8 2, दिस इज कॉल्ड मैजिक नंबर, दिस इज कॉल्ड मैजिक नंबर। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक टेबल चैप्टर में जब हम लोग होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप बस ये बात याद रखो कि कौन से ऑर्बिट्स किस सब ऑर्बिट से बने होते हैं, किस सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, और कौन सा ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, और किस सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंफ्यूज हो गए? फिर से सुनो एक बार जाकर के, रिप्ले करो और फिर सुनो, ठीक है। चलो गुड। आपको क्या ध्यान में रखना है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10, और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 14, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है, बस आपने ये याद रखना है। अगर इतनी याद हो गई तो बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी भैया। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना है, सब कुछ पढ़ के रैंक ना होवे है, सिर्फ उतना ही पढ़न होता है जितना में रैंक हो जाए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ें। अब देखते हैं भाई सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल लेवल पे। तो चलो आ जाओ फिर अपने क्लास 10th वाले टॉपिक पे। 10th में क्या पढ़े थे अपने मास्टर साहब, क्या पढ़ाए थे कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होवे है, 281 होवे है, के सेल, एल सेल और एम सेल में। ये कहाँ पे होवे है भैया, ऑर्बिट में होवे है ना। और अभी हम लोग क्या देखें कि ऑर्बिट जो होते हैं ये बने होते हैं किस चीज से, सब ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल से, सब ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल से। तो अब हम सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल लेवल में सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं, है ना। तो सोडियम जो है उसका फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें एस है, सेकेंड ऑर्बिट है उसमें 2s और 2p है, और थर्ड ऑर्बिट जिसमें उसका 3s 3p और 3d है। ऐसा कुछ है, सब कुछ ऐसा कुछ है, बिल्कुल है। हमको कैसे पता ऐसा है कि नहीं है, तो आ जाओ देख लेते हैं। पहले ऑर्बिट में देखो, पहले ऑर्बिट में s है, दूसरे ऑर्बिट में s और p है, तीसरे ऑर्बिट में s p और d है, ठीक है। तो चलो हम लोग लिख दिए भाई कि पहले ऑर्बिट में क्या है, पहले ऑर्बिट में 2s है, दूसरे ऑर्बिट में क्या है, पहले ऑर्बिट में 1s है, दूसरे ऑर्बिट में क्या है, 2s 2p है, तीसरे ऑर्बिट में क्या है, 3s 3p और 3d है। यहाँ पे 3s और 3p और 3d की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, बाद में मिटा देंगे। तो क्या है भाई, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां, सब ऑर्बिट में। किस सब ऑर्बिट में, एस सब ऑर्बिट में। तो 1s2 पहला ऑर्बिट जो होता है ये एस सब ऑर्बिट से बना होता है। तो पहला ऑर्बिट जब एस सब ऑर्बिट से बना हुआ है तो इसकी इलेक्ट्रॉन कहां होगी, सब ऑर्बिट में होगी। और एस सब ऑर्बिट का ऑर्बिटल कैसा होता है, एक स्क्वायर बॉक्स जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम कैसा लिख देंगे, पहले ऑर्बिट का जो एस सब ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कैसे लिखते हैं, 1s2, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं कि दूसरा ऑर्बिट जो है ये 2s और 2p से मिलकर बना हुआ है, और s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। s में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और p में क्या हो सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, राइट। तो देखो हम लोग बोलते हैं अपने ऑर्बिटल लेवल में कि l में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां हैं, तो l ऑर्बिट मतलब सेकंड ऑर्बिट जो है ये बना हुआ है 2 चीजों से, s से और p से। अब s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्प्लिट कर दिए, कैसे, s2 और p6 में। तो हम क्या बोल देंगे, 2s2 और 2p6, राइट। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 11। कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल्ड कर दिया, तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में ये देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गया। अब मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 1। तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो 3 के s में जाएगा। तो 3s क्या हो गया,
1। अब देखो यहाँ पे 3p और 3d में कुछ आया नहीं, तो 3p और 3d को फिर लिखने की कोई ज़रूरत है भी नहीं, उसको आप हटा दो। ठीक है, तो क्या बन गया अपना, क्या बन गया भाई, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, हमको पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं भी शायद आपको 5 या 10% ही समझ में आया होगा। अरे बहुत लक्की हो भाई, 5-10% समझ में आ गया। बहुत लोगों को तो ऐसे ही बाउंस कर जाता है ना। बहुत लोग तो बस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख करके साइंस से कॉमर्स में भाग जाते हैं, है ना। कम से कम तुम साइंस में तो हो, तो थोड़ा सा बोले ना धैर्य रखो, है ना। एक तो धैर्य जो धारूं दादा। हाइड्रोजन 1, राइट, हाइड्रोजन 1। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, तो हाइड्रोजन का जो पहला ऑर्बिट है ये s सब ऑर्बिट से बना हुआ है, और s सब ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या लिख देंगे 1s1। क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम किस सब ऑर्बिट में डाल दिए, s सब ऑर्बिट में डाल दिए, तो ये क्या बन गया 1s1। ऐसे ही अगर मेरे पास हीलियम है, हीलियम के पास कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम पहले ऑर्बिट के s सब ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो हीलियम का कन्फिग्रेशन क्या हो गया 1s2 हो गया। ठीक है, अगर मेरे पास लिथियम है 3, ठीक है, लिथियम है 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले ऑर्बिट के इस सब ऑर्बिट में हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब पहले ऑर्बिट में तो हम बस 2 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते थे, क्योंकि अभी अभी देखो यहाँ इस कॉर्नर में हम लोग अभी अभी तो बात किए थे कि पहले ऑर्बिट में सिर्फ एस ही सब ऑर्बिट होता है, जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम ले सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो पहले ऑर्बिट का क्या हो सकता है, सिर्फ 1s2 ही हो सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम डाल दिए। अब मेरा बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम में अगर हम 1s2 कर दिए तो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो अगले ऑर्बिट में जाएगा। अब अगले ऑर्बिट में क्या है, तो 2s है और 2p है, तो हम कहां इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, 2s में डाल देंगे। कितना इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2। अब फिर 2p में कोई इलेक्ट्रॉन गया क्या, नहीं गया, तो 2p को मत लिखो, है ना, 2p को नहीं लिखना है। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s1। अब अगर हमको बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, बेरिलियम है 4, तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 1s2, और 2s में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2, है ना, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 2। आपको हमेशा याद रखना है, s में 2, p में 6, d में 10, f में 14। ठीक है, अब अगर हम यहां पे बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बात करते हैं, किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, बोरॉन। बोरॉन कितना होता है 5, 5 मतलब 1s2 2s2। अब 2s तो फिल्ड हो गया, अब 2s के बाद कहां, तो 2s में फिर 2 में p भी होता है, तो 1s2 2s2 और 2p1, तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर हम बात करते कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p में कितना इलेक्ट्रॉन, अब 2। अब देखो p में तो हम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते थे ना, p में कितना बॉक्स था, p में तो ऐसे 3 बॉक्स था, 3 बॉक्स मतलब कि हम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, राइट। p में हम कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो अब हम 2p में तब तक इलेक्ट्रॉन को डालते जाएंगे जब तक p भर ना जाए, जब तक p क्या हो जाए, 6 इलेक्ट्रॉन ना ले ले। तो नाइट्रोजन कितना है 7, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना, बिल्कुल 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर हम आपसे पूछें कि एक बात बताओ, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप देखोगे 9 इलेक्ट्रॉन है। अब 9 इलेक्ट्रॉन में कैसे जाएगा, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में का 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन, तो देखो हो गया 9 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। अगर बोल दे कि नियॉन 10, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोल दोगे 1s2 2s2 और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पर 2p फुलफिल्ड हो गया, और अभी हम लोग बात किए थे कि सेकंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है 8, तो देखो यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो भी गया, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, एकदम बिल्कुल ऐसे ही समझते चलो, है ना। एंड टुगेदर वी विल मेक अ डिफरेंस रे बाबा, तू टेंशन ना ले, है ना, तू पहुंचेगा, तू IITs में पहुंचेगा, हम पहुंचाएगा, है ना। अगर हम अपने को कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सपोज फिर से सोडियम का, ठीक है, फिर से सोडियम का, अब हम नहीं लिखेंगे, अब तुम बताओ सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन, तुम बताओ कहाँ बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे, और कहाँ बताओगे, है ना। क्या लिखना है भाई, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन इन कमेंट बॉक्स। और तुम्हारे पास टाइम है, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3 और टाइम अप। ठीक है, चलो फिर
कमेंट बॉक्स में ही हम आपको कन्फिग्रेशन इसका सही करके दिखा देते हैं, तो हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, तो हम सीधा आ जाते हैं मैग्नीशियम का कन्फिग्रेशन लिखने के लिए। तो मैग्नीशियम क्या है 12, मैग्नीशियम क्या है 12, तो 12 का कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन फील्ड हो गया और बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2s के बाद कहां जाएंगे हम थर्ड ऑर्बिट में आ जाएंगे, तो थर्ड ऑर्बिट में क्या हो जाएगा 3s2, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 12 हो गया। अब तुम बोल रहे हो कि अब देखो एक तुम लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हो यार, ये बड़ी गड़बड़ बात है, बस हम ही बोले जा रहे हैं हम ही पढ़ाए जा रहे हैं। ये सब क्या कथा वथा सुनने आए हो क्या, सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने प्रसादी लिए घर गए वाह 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 वाह, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये वाह वाह नहीं होने वाला भाई। क्वेश्चन पूछो कमेंट बॉक्स में, बहुत क्वेश्चन पूछो। अब तुम यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछ सकते थे, है ना, यहाँ देखो अब हम अलग इंक से लिखना शुरू कर देते हैं तुम्हारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन तुम पूछ सकते थे कि वाई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट filled in 2s than 2p, इलेक्ट्रॉन पहले 2s में फील्ड हुआ तब 2p में फील्ड हुआ, ऐसा क्यों? देखो तो सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट 2s और 2p से बना हुआ है। हम बार बार बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले 2s में गया फिर इलेक्ट्रॉन 2p में जा रहा है। तुम एक बार तो मेरे से पूछो कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन पहले 2s में जा रहा है और बाद में इलेक्ट्रॉन 2p में जा रहा है। जा तो सेकेंड ऑर्बिट में ही रहा था तो पहले 2p में डाल देते फिर 2s में डालते। खाना तो तुमको चावल और पूरी ही था, तो पहले पूरी खाते या पहले चावल खाते? तो पहले तो तुम पूरी खा ले रहे हो फिर चावल खा ले रहे हो, कभी ये सोचे हो कि पहले चावल खा के फिर पूरी खाते हैं? मत खाना, पेट खराब हो जाएगा, है ना। तो आखिर के हमको कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन पहले 2s में जाएगा या इलेक्ट्रॉन पहले 2p में जाएगा? इलेक्ट्रॉन पहले 2s में जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहले 2p में जाएगा, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक रूल है, पता है, एक रूल है। क्या रूल है? एक ऑब्वर्स प्रिंसिपल है, ऑब्वर्स प्रिंसिपल है, ठीक है। ऑब्वर्स प्रिंसिपल में क्या बोला गया? ऑब्वर्स प्रिंसिपल में एक स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट में बोला गया कि इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट filled in that suborbit, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस सबऑर्बिट में फील्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट filled in that suborbit इका, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट filled in that suborbit which having low energy level, जी हाँ सर जी, दो बार मेरे साथ बोलना है, इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट filled in that suborbit which having low energy level, ठीक है। फिर से एक बार, इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट filled in that suborbit which having low energy level, जहां पे एनर्जी लेवल कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। क्लियर है मेरी बात? जहां पे एनर्जी लेवल कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, जिसका हाई एनर्जी लेवल वहां पे इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। अब हमको कैसे पता कि किसका एनर्जी लेवल कम है और किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है? हम इतने पढ़े लिखे थोड़ी हैं, अभी तो हम शुरू ही किए हैं, तो कोई चांप नहीं, हम है ना, हम बताते हैं, है ना। अभी तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे, क्या बात कर रहे हो, अभी तुमको सब कुछ हम बता दिए थे, बस तुम मंदबुद्धि हो इसलिए तुमको समझ में नहीं आया, तुम्हारा बुद्धि काम नहीं कर रहा है। चलो इधर एनर्जी लेवल डायग्राम तुमको पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज होता है, क्या होता है? एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या बताया जाता है? पहले ऑर्बिट में क्या होता है? 1s होता है। अभी हम बोले थे ना कि अभी हम तुमको बताए थे और तुम समझ नहीं पाए थे। देखो यहाँ पे फिर से, पहले ऑर्बिट में क्या होता है? 1s होता है। दूसरे ऑर्बिट में क्या होता है? 2s होता है और 2p होता है। तीसरे ऑर्बिट में क्या होता है? 3s होता है और 3p होता है और 3d होता है। चौथे ऑर्बिट में क्या होता है? 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है और 4f होता है। फिफ्थ ऑर्बिट में क्या होता है? फिफ्थ ऑर्बिट में 5s होता है, 5p होता है, 5d होता है और 5f होता है। और 6 में क्या होता है? तो हम लोग बात किए थे ना, 1 2 3 4 4 3 2 1, 1 2 3 4 4 3 2 1। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, अब फिर से 4 आ गया, अब एक एक करके कम होगा। 6 से क्या होता है? एक एक करके कम होने लगेगा, तो क्या हो जाएगा? 6s 6p 6d। फिर 7 में एक और कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 7s और 7p। और 8 में क्या हो जाएगा? सिर्फ 8s, है ना। अब ये जो ऑब्वर्स प्रिंसिपल था ना, ये बड़ा अजीब सा आदमी था। ये क्या आर्चरी का बहुत, मतलब ये तो एकदम वो जय श्री राम वाला आदमी था। ये जहां तहां से बस आर्चरीज खेलते रहता था, या अर्जुना टाइप का था,
है ना। देखो अब यहां से बैठ करके आर्चरी मारना शुरू किया, बोला कि जिसको सबसे पहले मेरा तीर लग गया उसकी एनर्जी लेवल कम। बस यही है प्रिंसिपल भैया, जिसको एरो पहले टच किया, जिसको मतलब किसको, सबऑर्बिट को। तुमको थोड़ी एरो टच करेगा रे गधा, एरो किसको टच किया, सबऑर्बिट को। तो जिस सबऑर्बिट को पहले एरो टच किया उसका एनर्जी लेवल लो, जिस सबऑर्बिट को पहले एरो टच किया उसका एनर्जी लेवल लो, मतलब कि एरो जिसको टच करेगा पहले उसका एनर्जी लेवल लो है, एरो पहले जिसको टच करेगा उसका एनर्जी लेवल लो है। कोरोना जिसको पहले टच करेगा उसका इम्यूनिटी लेवल लो है, एरो जिसको टच करेगा उसका एनर्जी लेवल लो है। क्लियर मेरी बात? वेरी गुड। तो क्या हो गया, कुछ ऐसा देखो, बस यहां से आपको आर्चरीज खेलते रहना है, ठीक है। तो अब आप ध्यान दो, मेरा क्वेश्चन क्या था, वाई फर्स्ट इन 2s देन 2p, यही क्वेश्चन था ना मेरा। देखो एरो पहले किसको टच किया, 2s को, और फिर एरो आकर के 2p को टच किया है, ठीक है। तो हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन को 2s में फील्ड कर दे रहे थे और फिर 2p में फील्ड करने आ रहे थे। और ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि 2s का एनर्जी लेवल लो था, तो इलेक्ट्रॉन पहले 2s में आएगा और फिर इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा। और ये हम कहां पढ़े, ये हम ऑब्वर्स प्रिंसिपल में पढ़े। और अगर हम इस चीज को नहीं फॉलो करते हैं तो हम ऑब्वर्स प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं, और यहां पे हम सरासर गलती करते जा रहे हैं। और यहां पे सीधा हमको मिलेगा -1 और तुम हो जाओगे एग्जाम से बाहर। तो ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। ऐसी कोई गलती नहीं करना है जो हम लोगों को एग्जाम से बाहर का रास्ता दिखा दे, क्योंकि हम तो अंदर वाले हैं भाई, ठीक है। हमारी तो घर वापसी होनी है, हम तो जाएंगे अब सीधा IITs में। हम तो बने ही थे IITs के लिए, तो गलती से स्कूल में फंस गए हैं। अब तो हम सीधा अब स्कूल से निकल के कहाँ जाएंगे, IITs में जाएंगे, NITs में जाएंगे, मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो वही हैं, हम लोग तो वहीं से बने हुए हैं, उसी के लिए बने हुए हैं, राइट। अब देखो एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ना, एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, क्या, वाई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड in 4s देन 3d। बस इस क्वेश्चन की ना गांठ बांध लो, इस क्वेश्चन की गांठ बांध लो, ये क्वेश्चन तो आ ही रही है एग्जाम में, एकदम आ रही है। वाई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड इन 4s देन 3d। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का रीजन आप देख लो, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, राइट। तो ये न्यूक्लियस आपका, और यहाँ से ये देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट। अब फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है, तो 1s है, सेकेंड ऑर्बिट में क्या है, तो 2s और 2p है, थर्ड ऑर्बिट में क्या है, तो 3s है, 3p है और 3d है, और फोर्थ ऑर्बिट में क्या है, 4s है। तो देखो फोर्थ ऑर्बिट कहाँ का ऑर्बिट है, बाहर का ऑर्बिट है, और 3 का d कहाँ है, अंदर का ऑर्बिट है। तो 3 का d जो है वो अंदर की तरफ में है और 4 का s जो है वो बाहर की तरफ में है। और इलेक्ट्रॉन पहले कहां जा रहा है, 4s में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन पहले देखो यहां पे 4s में जा रहा है, तब 3d में जा रहा है। देखो ये एरो आया और 3p के बाद ये सीधा 4s को टच किया है। तो ये 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जा रहा है, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जा रहा है और तब 3d में जा रहा है। और इसीलिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वाई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड इन 4s देन 3d। तो क्या इसका आंसर होगा, खुद सोचो। अकॉर्डिंग टू ऑब्वर्स प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट फील्ड इन दैट सबऑर्बिट विच हैविंग लो एनर्जी लेवल, और 4s की एनर्जी लेवल 3d से कम है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां फील्ड होगी, 4s में, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां फील्ड होगी, 3d में। ठीक है, ठीक है, मेरी बात क्लियर है, गुड। तो अब अगर हम आपको यहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दें कि एक काम करो मुन्ना, आप पोटेशियम को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे को लिख के दिखा दो, पोटेशियम 19 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां गया, 1s में गया, तो हम लिख देंगे 1s। और यहां पे हमेशा याद रखना है, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन। इसको तो एकदम अपने रिफ्लेक्स आर्क में बैठा लो, ठीक है ना, एकदम रिफ्लेक्स एक्शन में भी नहीं, रिफ्लेक्स आर्क में बैठा लो, रिस्पॉन्स टाइम लो ही मत। तो 1 के s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 के s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 के p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3 के s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाता है भाई, 3p में जाता है, तो 3 के p में 6 इलेक्ट्रॉन। और अब ध्यान देने की बात है, अब ध्यान देने की बात है कि मेरा 18 इलेक्ट्रॉन फील्ड हो गया है, मेरा 18 इलेक्ट्रॉन फील्ड हो गया है, और मेरा 19वां इलेक्ट्रॉन फील्ड होने को आ रहा है, और 3p मेरा कंप्लीटली फील्ड हो गया है। अब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 4s में।
तो क्या हो जाएगा 4s1। अब बहुत सारे लोग यहां पे गलती लिख देंगे, क्या लिख देंगे 3p6 3d1, नहीं 3d1 नहीं, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल्ड इन 4s देन 3d, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल्ड इन 4s देन 3d। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा 4s में जाएगा, बिल्कुल 4s में जाएगा, 4s1 होगा। अगर हम आपको बोलते कि कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 20 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमको करके दिखा दो, तो 20 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप करोगे तो आप क्या कर दोगे, देखो यहां से ये तो पूरा कॉमन रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाता है 4s में जाता है ना, 4s में जाता है। तो क्या हो जाएगा 4s, और 4s में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 4 8 10 16 और ये सॉरी 18 और ये 20, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे टोटल। 10 इलेक्ट्रॉन के बाद ये क्या हो गया 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन के बाद ये क्या हो गया 12 6 18 इलेक्ट्रॉन, और 18 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 4s में जाएगा, और जो कि 20वां इलेक्ट्रॉन 19वां और 20वां इलेक्ट्रॉन। तो 19वां और 20वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है 4s में, 3d में नहीं। हमेशा इस बात को याद रखो, हमेशा इस बात को याद रखो, ये क्वेश्चन एकदम पूछा ही जाएगा और इसका आंसर एकदम तुम्हारे जवाब पे यूं ही होना चाहिए, ठीक है। चलो नाउ अब तुम लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, क्योंकि पता है भाई होमवर्क तो देना मेरा आदत है ना। तो आपको क्या करना है 21 स्कैंडियम है ना, टाइटेनियम 22 है ना, वेनेडियम 23 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फटाफट लिखो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, फटाफट लिखो कमेंट बॉक्स में। और अगर कमेंट बॉक्स में लिखने में दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पेज पे लिखो, फोटो खींचो एंड व्हाट्सअप में। व्हाट्सअप कहाँ करोगे, व्हाट्सअप करोगे 8240599543, ठीक है, 8240599543 व्हाट्सअप करो मेरे को, एकदम क्विक रिस्पॉन्स पाओ, ठीक है। चलो देन हम लोग बात कर दें कि 24 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 24 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्रोमियम होता है 24। अब 24 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना है तो उसके पहले आपको एक चीज जानना है, इंडियन क्रिकेट टीम में कौन बैट्समैन स्टेबल है। इंडियन क्रिकेट टीम में बस वही बैट्समैन स्टेबल है जो सेंचुरी मारे या हाफ सेंचुरी मारे, राइट। तो भैया स्टेबल जो होता है ना वो 2 तरह का होता है। स्टेबल क्या होता है, 2 तरह का होता है। कॉन्फ़िगरेशन में हम बात कर रहे हैं, हम क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ये क्या होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा होता है फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक होता है हाफ फील्ड और दूसरा क्या होता है फुल फील्ड, ध्यान रखिएगा। अब हाफ फील्ड क्या होता है, तो देखो सपोज मेरे पास p ऑर्बिटल है ना, p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल में अगर तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तीनों में क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो हम क्या बोल देंगे कि भाई ये हाफ फील्ड है। या तीनों में क्या है, तीनों में सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फील्ड है, तो हम लोग बोल देंगे इसको फुल फील्ड है। तो कभी भी अगर हाफ फील्ड स्ट्रक्चर आपको दिखे या कभी भी आपको फुल फील्ड स्ट्रक्चर दिखे तो हम हमेशा क्या बोलते हैं कि ये क्या शो कर रहा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है। अब हाफ फील्ड और फुल फील्ड में भी आपको पता है कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, अब इतना तो आपके पास IQ है ही, क्या होगा भाई फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों ही क्या शो करते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। और उसमें ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, उसमें फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, हाफ फील्ड थोड़ा कम स्टेबल होता है, ठीक है। तो अब भाई तुम एक बात मेरे को बताओ, अगर थोड़ा सा शिफ्टिंग करके तुमको स्टेबिलिटी मिल जाए, अगर अपने अंदर थोड़ा सा चेंज करो तुम अपने डेली हैबिट्स को, और डेली हैबिट्स में अगर तुम ऐसा डाल दो कि तुम 4-5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे रोज पढ़ने लगो, तो तुम स्टेबल हो जाओगे ना, लाइफ में स्टेबिलिटी मिल जाएगी ना। कहीं IITs में चले जाओगे, कुछ लोग अपना मेडिकल करने के लिए MBBS कॉलेज में चले जाओगे, तो लाइफ में स्टेबिलिटी मिल जाएगी ना। कैसे स्टेबिलिटी मिल गई, अपने अंदर कुछ चेंज किए हो, अपने अंदर कुछ शिफ्ट किए हो, अपने अंदर कुछ रीअरेंजमेंट किए हो। एटम्स भी ऐसे ही कुछ रीअरेंजमेंट करता है बॉस, वो भी तो स्टेबल होना चाहता है, तो वो कैसे स्टेबल होगा। तो चलो पहले क्रोमियम के कन्फिग्रेशन से सीखते हैं इस बात को। क्रोमियम 24 है, 24 है तो क्या लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ गया भैया 4s में, कितना इलेक्ट्रॉन 2, तो 20 हो गया। और 24 के लिए हम क्या लिख देंगे 3d4। अब यहाँ पे देखो सब कुछ यहीं से शुरू हो जाता है, 4s2 और 3d4, 4s2 और 3d4। अब आप मेरे फिर से इस डायग्राम पे ध्यान दो, ये न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट और ये चौथा ऑर्बिट। अब तीसरे ऑर्बिट में मेरे पास क्या है 3d में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तीसरे ऑर्बिट में क्या है मेरे पास 3d में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अरे मस्ती है क्या,
3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 4s कहां का ऑर्बिट है? तो 4s थोड़ा बाहर का ऑर्बिट है। और 3D कहां का ऑर्बिट है? तो अंदर का ऑर्बिट है। और स्टेबिलिटी कहां चाहिए? अंदर की बाहर? स्टेबिलिटी तुमको बॉर्डर पे चाहिए? नहीं भैया, बॉर्डर पे स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। बॉर्डर कभी स्टेबल नहीं हो सकता, मतलब आउटसाइड कभी स्टेबल नहीं हो सकता। हमको तो अपने कंट्री के इनसाइड में स्टेबिलिटी चाहिए। अब तुम्हारे घर में वो क्या बोलते हैं, गृह युद्ध छिड़ जाए और तुम एकदम बाहर चाइना और पाकिस्तान की एकदम नाक में दम करके बैठे हो, तो उससे काम थोड़ी चलेगा। चाइना पाकिस्तान के साथ में लड़ाई हो, लेकिन घर के अंदर में स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि अपने सिटीजन्स ज़्यादा सिक्योर्ड करना सबका जिम्मेदारी है। तो अंदर के तरफ में स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, बाहर के तरफ में भले ही अनस्टेबिलिटी हो तो चलेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लॉस या गेन कहाँ से होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से होता है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट से हो रहा है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट हमेशा अनस्टेबल रहता है। तो हमको अंदर की तरफ में स्टेबिलिटी चाहिए। अब अंदर की तरफ में स्टेबिलिटी के लिए देखो तो यहाँ पे 3d4 है। अब 3d4 है तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहां पे हो जाता, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहां पे हो जाता, तो मेरा 3d क्या हो जाता? 3d5 हो जाता। और 3d5 हो जाता तो हाफ फील्ड स्टेबल हो जाता ना, हाफ फील्ड स्टेबल हो जाता, आधा भर जाता तो हाफ फील्ड स्टेबल हो जाता। तो अब मेरे बात को, अपने दिमाग को खोल के सुनो। कभी भी अगर एक इलेक्ट्रॉन से आपको स्टेबिलिटी मिलती है, कभी भी अगर एक इलेक्ट्रॉन से आपको स्टेबिलिटी मिलती है, चाहे वो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, तो हमेशा आउटर ऑर्बिट से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। कहां पे? अंदर के ऑर्बिट की तरफ में। हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा कहां की तरफ में? अंदर के तरफ में। तो एक इलेक्ट्रॉन 4s2 से जंप कर जाएगा 3d4 के तरफ में। तो अब एक इलेक्ट्रॉन 4s2 से जंप कर गया 3d4 के तरफ में, तो ये कैसा बन जाएगा? अब ये बन जाएगा 4s1 और 3d5। 4s1 और 3d5। तो 4s1 मतलब ऐसा, और 3d5 मतलब उसमें क्या आ गया भाई? हाफ फील्ड स्टेबल हो गया। तो देखो ये हाफ फील्ड स्टेबल हो गया ना। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्टेबल, ये क्या है? स्टेबल है। और ये जो स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये भैया अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ आ गया, अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ आ गया, अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ आ गया। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया 4s से किसकी तरफ? 3d की तरफ। तो चलो इस स्टेटमेंट को लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं इस स्टेटमेंट में? लिख देते हैं कि टू अटेन हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, half field stability, one electron jumps from 4s2 to 3d4। ठीक है, 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया किसके तरफ में? किसके तरफ में? 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया किसके तरफ में? 3d के तरफ में। उसको क्या करने के लिए? मोर स्टेबल बनाने के लिए। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? 4s1 3d5, और ये हाफ फील्ड स्टेबल हो गया। ठीक है, ऐसा ही देखो क्रोमियम के बाद हम लोग कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन में इस चीज को देखते हैं। अगर आप यहाँ पे कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए आओ, ठीक है, तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन आप देखो तो कॉपर क्या होता है? 29 की आप कॉन्फ़िगरेशन कर दो, क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। आपको चलो एक बात याद दिलाते हैं, आप याद रखो 20 मतलब 4s2, 20 मतलब जब भी आप 4s2 कॉन्फ़िगरेशन तक लिखते हो, टिल 4s2 कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, 20 हो जाता है। आप काउंट करके देख लो तो 20 हो जाता है। तो 20 हो गया, और यहां पे कितना है भाई? 29 है। तो कितना इलेक्ट्रॉन? 9 इलेक्ट्रॉन। कहां पे? 4s के बाद 3d में। 3d में कितना इलेक्ट्रॉन? 9 इलेक्ट्रॉन। तो भाई 3d में 9 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे आप d फिर से ड्रॉ करो, तो d ड्रॉ करो तो देखो तो 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 9 इलेक्ट्रॉन। और 4s क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन और अगर यहां पे होता 3d में, तो ये क्या हो जाता? फुल फील्ड स्टेबल हो जाता। अब फुल फील्ड स्टेबल हो जाता तो एटम खुद को ज्यादा स्टेबल फील करता, तो फिर वही चीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 4s to 3d टू मेक इट 3d 10। ओके, तो क्या हो जाएगा? 4s 1 एंड 3d 10। तो 4s 1 और 3d क्या हो गया? 3d क्या हो गया? 10 हो गया, है ना? तो 3d 10 हो गया। तो भैया देखो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन डन। ओके, गुड, बहुत अच्छे।
अब यहाँ पे आपको एक बात पर ध्यान देना है। चलो एक छोटा सा वही तुम नहीं पूछते हो हम नहीं बताते हैं वाली बात पे आ जाते हैं फिर से, है ना। फिर से ब्लू इंक की यूज करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि तुम तो पूछे नहीं, हम ही को बताना पड़ेगा। मान लो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। एक नाइट्रोजन क्या होता है 7, और 7 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 और 2p कितना 3, है ना। अब देखो हम यहाँ पे एक गलती करते हैं और तुम मेरे गलती को पकड़ो, ठीक है। हम गलती करते हैं 1s में हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 2s में भी हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, और 2p जो है यहाँ पे हम 3 इलेक्ट्रॉन मेरे को डालना है। क्या करना है 3 इलेक्ट्रॉन मेरे को डालना है। तो हम ऐसा कर देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल करके 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए, देखो 3 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर दिए। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये सरासर गलत है, ये सरासर गलती है, ऐसा नहीं लिखा जा सकता। ऐसा क्यों नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी एक रूल होती है जिसमें हम लोगों को बताया जाता है कि कभी भी अगर पेयरिंग स्टार्ट होना है, जैसे कि यहाँ पे 3p में अगर हम लोग बात कर दें तो हुन्स रूल में क्या बोला जाता है कि हमेशा पहले सिंगल करके हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा और तब पेयरिंग शुरू होगा। अगर हम ऑक्सीजन 8 के कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे दिखाएं आपको, तो अब ध्यान दो 1s2 2s2 2p4। अब देखो 2s2, ये 1s2 2s2 का स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, 2p4 की तरफ आप आ जाओ तो 2p4 में क्या होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन करके सब में फील्ड होगा और तभी पेयरिंग शुरू होगा। जब तक एक इलेक्ट्रॉन करके हर ऑर्बिटल में फील्ड नहीं होता है तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। दिस इज हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। ओके 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 गुड, बहुत अच्छे। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक पार्ट। जी हाँ, एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट तो आपके दिमाग में आया कि दूसरा पार्ट ये क्या, तो भाई वो तो ट्रिक है, वो तो हम क्लास में बताएंगे, वो तो हम खाली फोकट इधर पढ़ाने वाले हैं नहीं, है ना। तो चलो उसके लिए पहले क्या करो, मेरे क्लास को ज्वाइन करो बिल्कुल। और ऐसे चीज़ों को सीखने के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब वाले बटन को दबा देना है। और सब्सक्राइब वाले बटन को दबाने से पता है क्या होगा, तुम्हारा दिमाग का बटन खुल जाएगा, और जब तुम्हारा दिमाग का बटन खुल जाएगा तो उसमें सिंक केमिस्ट्री क्लासेस के कॉन्सेप्ट भर जाएंगे, ठीक है। और तुम क्या हो जाओगे भाई, तुम तुरंत अपना रैंक करके आगे निकल जाओगे। तो ये तो एक टॉपिक हो गया। कौन सा टॉपिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक हो गया। एक फिर से होमवर्क, तुमको पता है बिना होमवर्क के हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, है ना। तो आपको 101 एटॉमिक नंबर 101 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको करके दिखाना है। अब तुम बोलोगे कि ये क्या 101, तो हाँ जी 101। क्यों 101? शुभ नंबर होता है यार, समझा करो। 101 रुपये शगुन का होता है, ठीक है। तो 101 शगुन का, अभी नया कॉन्सेप्ट सीखे हो तो चलो 101 से शगुन करो। 101 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के व्हाट्सअप करो या कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग किस टॉपिक पे, क्वांटम नंबर के टॉपिक पे। बिल्कुल हम लोगों ने बात किया, 2 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, तो क्वांटम नंबर के टॉपिक पे। तो पहले इसको कंप्लीट देखो, कंप्लीट करो, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा क्वांटम नंबर घंटा समझ में नहीं आएगा भाई, ठीक है। ओके चलो।